देखो जैसे हम लोगों ने क्या किया, कोनिक सेक्शन में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया। फिर हम लोगों ने देखा कि टेंजेंट की लेंथ हुआ करती थी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ होती थी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होता था, है ना। और टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल पाते थे, जिसके दो तरीके थे, या तो अलग अलग इक्वेशन निकालें या फिर उसका तरीका था कि हम SS1 = t² से भी उसका इक्वेशन निकाल सकते थे, है ना। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट की इक्वेशन भी हम निकाल सकते थे कोनिक सेक्शन में। अच्छा, यही चीज़ मान लो अगर हम फंक्शन में किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये देखा जाए। तो मैंने बताया था कि फंक्शन में एक्सटर्नल पॉइंट से जो नंबर ऑफ टेंजेंट है ये फिक्स नहीं होता है। जैसे कोनिक सेक्शन में तो अगर पॉइंट एक्सटर्नल है और आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कन्फर्म है ना। कोनिक सेक्शन में आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कन्फर्म है। ठीक है, हाइपरबोला में कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे सेंटर से आप कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते थे, एसिम्पटोट पर पॉइंट था तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ करते थे। अच्छा, अब फंक्शन में ये फिक्स नहीं होता है कि आप एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो ऐसे करके है, जैसे हमसे कहा जाए, मान लो फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -1, 2 टू y = x³ + x, ऐसा है मान लो, है ना। फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -1, 2 टू x³ + x, है ना। यानी इस पॉइंट से हमें बताना है इस फंक्शन पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये कोनिक सेक्शन नहीं है क्योंकि x³ है ना, तो x³ कोनिक सेक्शन में नहीं आता। x³ देखते ही समझ गए कि ये कोनिक सेक्शन नहीं है, ये क्यूबिक फंक्शन है। तो अब हमें क्यूबिक फंक्शन पे एक बात और ध्यान दो, जैसे ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं आ रहा है, जैसे अगर हम x को -1 y को 2 रखें, देखो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इस कोनिक सेक्शन के ऊपर नहीं, ये पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो देखो ये दो बातें सामने आई कि ये फंक्शन नहीं है, सॉरी ये कोनिक सेक्शन नहीं है, एक फंक्शन है ना। ये कोनिक सेक्शन नहीं है, एक फंक्शन है। दूसरा, ये पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर नहीं है, ये उसके कहीं बाहर है। तो अब हमें ये बताना है कि ये पॉइंट, जैसे मान लो हमारे पास ये फंक्शन है और ये पॉइंट है। अब हमें ये बताना है कि इस पॉइंट से हम इस पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, एक ड्रॉ कर पाएंगे या एक से ज़्यादा ड्रॉ कर पाएंगे, कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर पाएंगे, ये हमको बताना है इस पॉइंट से। और ये पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर नहीं है ना, ये पॉइंट फंक्शन के बाहर है। देखो अगर पॉइंट फंक्शन के ऊपर होता था, जैसे मान लो ये फंक्शन है और ये कोई पॉइंट है, पॉइंट फंक्शन के ऊपर है, तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाते थे और उसको निकालने का हमने मेथड भी सीखा था, है ना। क्या होता था, y - y1 = dy/dx × x - x1, है ना। अगर पॉइंट फंक्शन के ऊपर होता था तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे। उसका इक्वेशन क्या था, y - y1 = dy/dx x - x1, या कॉनिक सेक्शन में करते थे x² को x(x1) लिख देते थे, y² को y(y1) लिख देते थे, 2x को x + x1 लिख देते थे ना। वो सब तरीके तब थे जब पॉइंट कॉनिक सेक्शन के ऊपर होता था। देखो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कॉनिक सेक्शन के ऊपर नहीं है, तो अब हमें ये बताना है कि हम इस पॉइंट से इस फंक्शन पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। ये हमको यहाँ पर बताना है। देखो ध्यान दो, अब इसका तरीका देखो ये होता है इस टाइप पे क्वेश्चन को करने का। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन में भी किया था। मैंने बताया था कि सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं। मैंने बताया था पैराबोला में अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं, मैंने बताया था। लेकिन अब ये वही सेम क्वेश्चन हमें फंक्शन में करना है। ध्यान दो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, है ना। मान लो इस पॉइंट से मैंने इस फंक्शन पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट अल्फा बीटा पॉइंट पर आता है। मतलब ये अल्फा बीटा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। -1, 2 पॉइंट है, इससे हमने इस फंक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मान लीजिए ये टेंजेंट अल्फा बीटा पॉइंट पर आके इसको टच करता है। अब देखो उल्टा सोचो, जैसे क्या है, हमें ये फंक्शन दिया है x³ + x। अब हमें इक्वेशन
ऑफ टेंजेंट चाहिए है एट अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट। अब हमें अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए है। ध्यान दो, उल्टा सोचो, है ना। जैसे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना था -1, 2 से, तो हमने कहा मान लो ये टेंजेंट है और मान लो इसको अल्फा बीटा पर टच करता है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा। देखो क्या होगा, y बराबर क्या दिया है, x³ + x, इसका करें डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 3x² + 1। देखो अल्फा बीटा पुट कर दो, अल्फा बीटा इसमें पुट कर दो तो m बराबर क्या हो गया 3α² + 1। देखो ये स्लोप आ गया टेंजेंट का। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो क्या हो गया, y - y1 बराबर स्लोप और x - x1। देखो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अल्फा बीटा वाले पॉइंट पर, है ना। अल्फा बीटा वाले पॉइंट पर हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया, क्योंकि अल्फा बीटा वाले पॉइंट पर अल्फा बीटा कोनिक सेक्शन पे ऊपर है, तो हम टेंजेंट का इक्वेशन इसी मेथड से निकालते हैं। देखो अब ये टेंजेंट -1, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। -1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये -1, 2 इसमें पुट कर देंगे। दो क्या हुआ, x की जगह -1, y की जगह 2। दो क्या हो गया 2 - बीटा बराबर 3α² + 1, और x की जगह रखेंगे हम लोग -1 - अल्फा, है ना। तो हमने क्या किया, उल्टा सोचा, अल्फा बीटा पर टेंजेंट ड्रॉ किया और उस टेंजेंट को -1, 2 पॉइंट से देखो हमने यहाँ पर सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि -1, 2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो सिंप्लीफाई करें, 2 - बीटा बराबर 3α² + 1, -1 कॉमन तो 1 + अल्फा। अब देखो ध्यान दो, ये जो अल्फा बीटा पॉइंट है, ये अल्फा बीटा इसके ऊपर लाई कर रहा है ना, y बराबर x³ + x पर, है ना। देखो जो अल्फा कॉमा बीटा है ये y = x³ + x पर लाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा α3 + अल्फा। देखो बीटा की ये वैल्यू यहाँ रख दी जाए, तो 2 - α3 + अल्फा बराबर देखो -1 क्या होगा, मल्टीप्लाई करो 3α² + 1, मल्टीप्लाई करो 3α³ + अल्फा। देखो 3α² + 1, 3α³ + अल्फा मल्टीप्लाई किया। देखो ध्यान दो, ये क्या हुआ 2 - α3 - अल्फा बराबर देखो -3α² -1 -3α³ और अल्फा, ऐसा हुआ, है ना। हमने क्या किया, देखो -1, 2 पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दिया, ठीक। अब देखो क्या होगा यहाँ पर कि ये बीटा की वैल्यू, क्योंकि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा बीटा इस कर्व के ऊपर है ना, ये अपना फंक्शन है, इस फंक्शन के ऊपर अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करा दिया, ये आ गया। बीटा की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हुआ 3α² + 1 + 3α³ + अल्फा। देखो ध्यान दो, यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई करें इसको, क्या होगा देखो -α कैंसिल हो गया, इधर लाएंगे तो क्या होगा देखो 2α³, इधर लाएंगे तो प्लस का 3α² और प्लस का 3 बराबर 0। देखो ऐसे यहाँ पर ये आ गया, ध्यान दो, देखो ये आ गया, है ना 3α³ तो देखो क्या हो गया 2α³ प्लस का 3α² प्लस। देखो ध्यान दो, अब ये इक्वेशन अल्फा में क्यूबिक है। देखो अब हर एक क्यूबिक को हम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब कोई भी क्यूबिक हमें दे दिया जाए हम उसको सॉल्व करके x निकालना, ये पॉसिबल नहीं, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई होगी। हर एक क्यूबिक को सॉल्व नहीं किया जा सकता, हाँ ये बताया जा सकता है कि क्यूबिक के रियल रूट्स कितने होंगे। हर एक क्यूबिक को सॉल्व नहीं कर सकते, हर एक पावर 4 की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, हर एक पावर 4 की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, हाँ लेकिन ये बता सकते हैं कि उसके रियल रूट्स कितने होंगे। देखो ध्यान दो,
चेक करें क्या इससे अल्फा निकल आएगा। देखो जैसे अगर मान लो हम इससे अल्फा निकाल पाए तो अल्फा मिल गया तो बीटा मिल गया, और अल्फा बीटा दोनों मिल गया तो समझ लो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मिल गई, है ना। अगर हम इससे अल्फा को निकाल पाए तो अल्फा निकलने से बीटा भी निकल आएगा, अल्फा बीटा दोनों निकल आएगा, तो समझ लो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी यहाँ से मिल जाएगी। ध्यान दो, देखो चेक करें क्या इससे अल्फा निकलेगा। देखो चेक कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि जैसे लास्ट वाला जो टर्म है ना, देखो जैसे इसमें पहले अल्फा को 1 रखो, क्या अल्फा 1 सेटिस्फाई कर रहा है, देखो नहीं कर रहा। अल्फा को -1 रखो, देखो वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना। जैसे इसके फैक्टर्स करते हैं, बल्कि फैक्टर दिस अपॉन दिस के करते हैं, जो सही तरीका होता है ना वो 3 और अपॉन 2, 3/2 के फैक्टर किए जाते हैं और चेक किया जाता है क्या सेटिस्फाई कर रहा है। देखो जैसे अगर हम अल्फ़ा को इसमें फॉर एग्जांपल अल्फ़ा 1 लें तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अल्फ़ा -1 लें तब भी देखो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। मान लो अगर हम अल्फ़ा 2 लें तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, अल्फ़ा को -2 लें देखो तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। देखो अल्फ़ा को -2 लो तो क्या हो जाएगा, देखो -8 × 2 माइनस का 16, है ना, माइनस देखो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब इससे अल्फ़ा नहीं मिलेगा। देखो अगर अल्फ़ा मिल जाता तो बीटा भी मिल जाता, अल्फ़ा बीटा मिल जाता तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते थे। तो ऐसे केस में वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछता क्या होगा, देखो इसीलिए उसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा नहीं क्या होगा, बल्कि उसने कहा कितनी टेंजेंट आप बना सकते हो। मतलब अब हमें यहाँ देखना है कि अल्फ़ा की कितनी वैल्यूज़ रियल आएंगी। देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, हर क्यूबिक को सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब उससे मिलने वाला एक्स नहीं बता सकते, वो लिमिटेड क्यूबिक होती है जिनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम हर एक क्यूबिक को देखकर ये बता सकते हैं उसके रियल रूट्स कितने होंगे। अब हमें ये बताना है यहाँ से अल्फ़ा की कितनी वैल्यूज़ रियल आएंगी, तो उसके लिए हमें इसके ग्राफ पर जाना पड़ेगा, है ना, मतलब इसका ग्राफ कितनी जगह पर एक्स एक्सिस को काटेगा, है ना। तो ध्यान दो अब हमें इस फंक्शन के, इस क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ पर जाकर ये बताना पड़ेगा कि अल्फ़ा की कितनी रियल वैल्यूज़ आएंगी। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या करें, देखो इसको ऐसे मान लें y = 2x³ + 3x² + 3। देखो इसका dy/dx निकालें, क्या हो जाएगा, देखो 6x² + 6x, देखो इसका dy/dx हो गया। ठीक, अब देखो dy/dx को पॉजिटिव नेगेटिव देखें तो x + 1, देखो क्या हुआ, एक वैल्यू x की क्या है 0 और एक वैल्यू x की क्या है बोलो -1। देखो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दो क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दो ग्राफ इसका कैसे बनेगा। देखो ये है -1 और ये है 0, देखो -1 के पीछे इंक्रीजिंग होगा, है ना, इसका ग्राफ चाहिए। ठीक है, देखो जैसे इसमें x को -1 रखें, देखो y क्या होगा, देखो -2 + 3 + 3 तो क्या हो गया बोलो 4, तो -1 रखने पर देखो y की वैल्यू 4 हो गई। x को 0 रखें, x को 0 रखोगे, x को 0 पुट करोगे, देखो y 3 होगा। तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, देखो ऐसा होगा। -1 से 0 तक देखो डिक्रीज कर गया, 0 के बाद देखो इंक्रीज कर गया, -1 के पीछे भी देखो ये ग्राफ इंक्रीज कर गया। ध्यान दो, देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके जाएगा, ध्यान दो। ठीक, ऐसा देखो ये ग्राफ होगा। तो इसका मतलब देखो कंफर्म है कि ये ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पर काट रहा है रियल एक्सिस को, यानी इस इक्वेशन का एक रूट रियल होगा, मतलब अल्फा की 1 रियल वैल्यू आएगी, 1 रियल वैल्यू अल्फा की आएगी। तो इसका मतलब एक अल्फा मिलेगा तो एक बीटा मिलेगा, और एक अल्फा बीटा मिलेगा तो मतलब टेंजेंट भी एक ही होगा। अगर अल्फा 3 रियल मिलते तो 3 टेंजेंट होते, मतलब इसका यहां से आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो इस पर, है ना, क्योंकि अल्फा की एक ही रियल वैल्यू हमें मिल रही है। अगर अल्फा की रियल वैल्यू देखो, क्योंकि क्यूबिक है, ऐसा संभव नहीं है कि अल्फा की 2 वैल्यूज रियल और एक इमेजनरी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अल्फा की या तो एक रियल वैल्यू होगी या 3 रियल वैल्यू होंगी। तो ग्राफ एक ही पॉइंट पर काट रहा है, मतलब अल्फा की एक ही रियल वैल्यू है,
मतलब ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल है, ओनली वन टेंजेंट यहाँ पर पॉसिबल है। अगर अल्फा की 3 वैल्यूज मिलती तो 3 टेंजेंट पॉसिबल होती, जो नहीं है, क्योंकि ग्राफ रियल एक्सिस को एक ही जगह पर काट रहा है, तो ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल है ना, वन टेंजेंट इज पॉसिबल, एक टेंजेंट पॉसिबल है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कितनी टेंजेंट पॉसिबल होंगी। इसको जरा लिखो बच्चों ध्यान से, अभी आपको और भी क्वेश्चन आगे कराते हैं कुछ अच्छे इसके।